फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज मेलेटस। तो यह क्या होता है, क्यों होता है, इससे कैसे हम बच सकते हैं और अगर होता है तो क्या करना चाहिए, यह हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलेटस यानी डायबिटीज मतलब शुगर बढ़ना, जो प्रेगनेंसी में होता है उसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। यह यूजुअली 7th मंथ के बाद होता है और वो पहले से ही नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसे हम फिर ओवर डायबिटीज बोलते हैं। तो ये कितने परसेंटेज प्रेग्नेंट पेशेंट्स में पाया जाता है, तो 20 to 25% पेशेंट्स में यह होता है। और इट इज इंक्रीजिंग नाउ अ डेज बिकॉज ऑफ अवर फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ओवर एक्सर्शन, ये सब चीजों से यह बढ़ते ही जा रहा है। तो इसके और क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? तो ओबिसिटी, ऑलरेडी जो पेशेंट्स ओबीज हैं उनको यह होने के चांसेस बहुत रहते हैं। या फिर प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया है, तो अगर एक महीने में 2 किलो से ज्यादा वजन बढ़ रहा है तो आपको यह हो सकता है। तो वजन ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, उस हिसाब से डाइट लेना है। या फिर फैमिली हिस्ट्री है, मम्मी को है, मौसी को है, पापा को है, ऐसे केसेस में भी यह होने की चांसेस रहते हैं। या फिर पहले प्रेगनेंसी में, पहले डिलीवरी में बच्चे का वजन ज्यादा है। या फिर अनएक्सप्लेन्ड पेरिनेटल लॉस है, यानी कोई भी रीजन के सिवा बच्चे का डेथ होता है पेट में या तुरंत डिलीवरी के दरमियान या डिलीवरी के बाद। ऐसे केसेस में भी डायबिटीज नेक्स्ट प्रेगनेंसी में होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो यह सब क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर शुगर अनकंट्रोल रहता है तो उसके परिणाम बच्चे के ऊपर दिखते हैं। तो वो क्या होते हैं कि जैसे बच्चे का वजन बहुत ज्यादा होता है, फिर सोनोग्राफी करेंगे तो उसमें कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस होने की संभावना होती है, यानी बच्चे को व्यंगत्व निर्माण होने के चांसेस रहते हैं ऐसे केसेस में। या फिर डिलीवरी के दरमियान बर्थ ट्रॉमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि शोल्डर डिस्टोशिया, बच्चे का सिर तो आ जाता है लेकिन शोल्डर अटक जाता है। या फिर कुछ पाल्सीज होते हैं। फिर डिलीवरी के बाद क्या हो सकता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, यानी ग्लूकोज कम होता है। हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम कम होता है। हाइपरबिलिरुबिनेमिया यानी जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी बच्चा अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं रह सकता, या फिर उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऐसा भी बहुत बार होता है। इसीलिए जिनको जीडीएम होता है उनके बच्चों को कंपलसरी एनआईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए 2 दिन भर्ती रखना ही पड़ता है। और आगे जाके यह बच्चे को भी उसके एडल्टहुड में डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटीज होती है और उसका वजन भी ज्यादा होने की शक्यता रहती है। फिर माँ को क्या तकलीफ हो सकती है? तो ज्यादा वजन बढ़ने की वजह से, ज्यादा बच्चे का वजन बढ़ने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं चलने फिरने में, उठने में, ये तो रहती ही है। उसके साथ पॉलीहाइड्रोमियोज यानी गर्भजल जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रमाण में कभी कभी ऐसे केसेस में बढ़ता है। प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं, 9वां महीना पूरा होने के पहले ही डिलीवरी हो सकती है। और प्रेगनेंसी में जो बीपी बढ़ता है वह भी इसके साथ एसोसिएटेड होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ और क्या होता है? तो सीजर के चांसेस बढ़ते हैं। यह हमने जो देखा है कि फीटल प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसकी वजह से अच्छा न्यूनेटल आउटकम होने के लिए फीट सीजर के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर तो वूंड कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, टाके पके हुए निकलना, उसमें इन्फेक्शन होना, जल्दी से नहीं भरना, यह सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर डायबिटीज अगर बहुत टाइम से है तो डायबिटिक रेटाइनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी डायबिटीज का इफेक्ट आंखों के ऊपर भी होता है, किडनी के ऊपर भी हो सकता है। इसलिए बार बार किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट और आंखें भी चेक करना पड़ता है ऐसे केसेस में, अगर अनकंट्रोल रहता है या बहुत दिनों से होता है। फिर प्रेगनेंसी में भी इन्फेक्शंस रहने के चांसेस होते हैं। रिकरेंट वजाइनाइटिस, वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत ही अनकंट्रोल रहता है तो कीटोएसिडोसिस जैसी इमरजेंसी होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है और आईसीयू में भर्ती करने की भी जरूरत पड़ सकती है। फिर जीडीएम हो सकता है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, और डायबिटीज हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में, अगर सेम पैटर्न ऑफ डाइट और लाइफस्टाइल अगर रहता है तो आगे जाके डायबिटीज भी हो सकता है। और इन सब वजह से डीवीटी यानी डीप वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस, जो वेनस प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे भी इन केसेस में होने की चांसेस रहते हैं। तो इन सब चीजों से हम बच कैसे सकते हैं? तो सबसे मैं ये पहला बोलूंगी कि प्रेगनेंसी रहने के पहले ही आप अपना 5 किलो वजन कम करो।
क्योंकि प्रेगनेंसी में 8 से 10 किलो मिनिमम वजन बढ़ना ही बढ़ना है। तो पहले आप वजन कम करो, उसके बाद प्रेगनेंसी रखो। और अगर प्रेग्नेंट वजन है ज्यादा या जो भी वजन है, तो एक पहले 3 महीने में तो वजन कम होता है, तो उसको बढ़ने मत दो। और अगर बढ़ता है तो 1 महीने में 2 किलो से ज्यादा वजन नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर बढ़ता है तो डाइटिशियन का सलाह लो, डाइटिशियन का कंसल्ट करो, उसके हिसाब से ही अपना डाइट रखो। हाई प्रोटीन डाइट रखना है और कार्बोहाइड्रेट कम रखना है खाने में। फिर और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एज अर्ली एज पॉसिबल शुगर टेस्ट करते हैं, फिर 5वें महीने में करते हैं, फिर 7.5 महीने में करते हैं, और वो 90वें महीने में करते हैं। तो ये 4 बार टेस्ट कंपलसरी करना ही है। फिर क्यों करना है डॉक्टर, अभी तो किया था 5वें महीने में? नहीं, फिजियोलॉजी, शरीर अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है जैसे जैसे महीने बढ़ते हैं, जैसे जैसे वजन बढ़ते जाता है। तो ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट मतलब क्या होता है? तो 75 ग्राम ग्लूकोज 1 गिलास पानी में डाल के, बड़े ग्लास पानी में डाल के पीना है। और अगर पीते पीते वक्त आपको नौसिया या वोमिटिंग होता है तो उसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम बोलते हैं कि कुछ खाना नहीं है जब तक ब्लड टेस्ट नहीं करते हैं। इसके बाद ब्लड टेस्ट करना है 2 घंटे के बाद। तो यह ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स कैसे आएंगे? तो 120 के अगर नीचे होता है तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। 120 से 140 के बीच में अगर होता है तो यह बॉर्डर लाइन है। और 140 के ऊपर होता है तो ये गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है। तो ये ओजीसीटी जो टेस्ट है ये कंपलसरी करना है। और अगर ये बॉर्डर लाइन तक रहता है तो आपको फिर से रिपीट करना ही करना है। और अगर 140 के ऊपर आता है तो आप जीडीएम में आते हो और उसके हिसाब से आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट चालू करेंगे। तो अभी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, यह हम देखें। तो सबसे पहला है कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। प्रेगनेंसी रखने के पहले आप वजन कम करो, एक बार आपका शुगर टेस्ट करवा लो, HbA1c करवा लो, फैमिली हिस्ट्री है तो वो रूटीनली करो। प्रेगनेंसी रहती है तो वेट गेन नहीं होने देना है। हर महीने में वेट चेक हम करते ही है, लेकिन डाइट उस हिसाब से रखना है। और अगर डायबिटीज निकलता है तो प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करना है। उसके बाद भी अगर कंट्रोल में नहीं होता है तो आपको मेडिकेशंस एज पर एडवाइस बाय डॉक्टर आपको लेना है। और उसमें नहीं कुछ भी कम ज्यादा करना है आपके अपने हिसाब से। मेडिकेशन लेने के बाद अगर लेवल्स नॉर्मल आते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं अभी तो मेरा नॉर्मल हो गया है तो अभी क्यों मेडिकेशंस लेना है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी, 28 वीक्स के बाद हार्मोन्स बढ़ते जाएंगे तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और डोज भी ज्यादा लग सकता है। फिर ऐसे केसेस में रोज फीटल मूवमेंट्स के ऊपर ध्यान देना है। 8 से 10 बार मूवमेंट्स आपको समझ में आनी ही चाहिए। अगर ऐसे नहीं होता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि जैसे हम 8वें महीने में 90वें महीने में रहते हैं तो कभी कभी अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से हाइपोग्लाइसेमिया बेबी को होता है। उस वजह से सडन आईयूडी होता है, सडनली बच्चा पेट में चला जाने जाने की बहुत बहुत संभावना रहती है। तो यह इसके लिए डेली फीटल मूवमेंट काउंट आपको रखना है। और डिलीवरी के दरमियान बहुत बार सीजर लगता है, तो क्योंकि प्रेगनेंसी में भी बच्चा जाने का डर रहता है, डिलीवरी के दरमियान भी रहता है और डिलीवरी के बाद भी रहता है, तो बहुत ही कॉशियसली ये प्लान करना होता है। और डॉक्टर जैसे बताएंगे, अगर डॉक्टर ने बोला है सीजर करना है तो सीजर ही करना पड़ेगा। डिलीवरी थोड़ी जल्दी करनी होती है, 37 कंप्लीटेड वीक्स या 38 वीक्स पे ये करना ही होता है, ज्यादा पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं इसे। क्योंकि एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी जैसे 39-40 वीक्स में यह कॉम्प्लिकेशंस, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। डिलीवरी के बाद भी इसको चेक करना है। आपका डिलीवरी के बाद तुरंत 2 दिन के बाद आपको फिर से फास्टिंग पोस्ट में शुगर चेक करना है। और 6 वीक्स के बाद भी आपको चेक करना है। अगर ये नॉर्मल आता है तो आपको ध्यान रखना है आपके डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर, वजन नहीं ज्यादा बढ़ने देना है और शुगर फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना है। और अगर इसमें आता है तो कंटिन्यूअसली आपको डायबिटीज की मेडिकेशंस चालू रखना है। जो पेशेंट्स इंसुलिन पे होते हैं उनका भी इंसुलिन का डोज डिलीवरी के बाद कम होता है या फिर बंद भी हो सकता है। तो इसमें मुझे यह कहना है कि आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना है और उनके हिसाब से सब चलते देना है। बच्चा आने के बाद उसके विश्व में ही नहीं रहना है, खुद के हेल्थ के बारे में सोचना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। तो यह आपको अगर पसंद आता है तो जरूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और डायबिटीज फ्री इंडिया के लिए, डायबिटीज फ्री प्रेगनेंसी के लिए यह एक कदम है। तो जरूर जरूर आप यह नॉलेज अपने फ्रेंड्स को दीजिए, हमारा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।